पहले स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, हमने टेंस पढ़ लिए, सब प्रकार के सेंटेंसेस बनाना हमने सीख लिया। फिर भी आपके सामने जैसे कि मैंने पहला कंपोजिशन रखा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब इससे ये बात तो साबित होती है कि सिर्फ टेंस वगैरह आपको आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोसेस दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू राइट इन इंग्लिश। यदि आप पूरे प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं या जो आपका अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं, तो फिर आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक सिंपल सा मैंने कंपोजिशन लिया है, ए हाउस ऑन फायर। ए हाउस ऑन फायर, किसी मकान में आग लग जाती है, तो पहली चीज, सबसे पहली बात, यहां मैंने हिंदी में वाक्य लिख दिए, पर ये हिंदी में वाक्य तो सोचते आपको पड़ेंगे, ये तो और भी मैंने लिख दिए, इसलिए लिखना इजी हो गया। पर सबसे पहले यदि किसी कंपोजिशन को यदि लिखना हो तो वो कंपोजिशन आपके दिमाग में चलता है। अर्थात कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो सेंटेंस आपके दिमाग में आने चाहिए। वो कब आ सकते हैं? आपको जैसे किसी चीज के बारे में लिखना है तो उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपको यदि मैं कोई भी दे दूं, जैसे कि ए पिकनिक दे दूं, तो आप 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन हिंदी में सोच नहीं पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप 1 या 2 लाइन के बाद हिंदी में सोच ही नहीं पाओगे। यदि हिंदी में ही आप सोच नहीं पाओगे तो आप इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, पहली चीज। इसलिए कोई भी जो कंपोजिशन होता है, जो पैराग्राफ होता है, वो आपके दिमाग में पलता है। अर्थात कि आपकी जो गाइड वगैरह में जो भी ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ दे रखे हैं, तो पहले से ही उनका कंटेंट क्या है वो आप पहले पढ़ना जरूरी है। मैं आपको कहूँ कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखिए, रिपब्लिक डे के बारे में लिखिए, रिपब्लिक डे, तो आप 2 लाइनों के बाद फिनिश हो जाओगे, क्योंकि आप दूसरी या तीसरी लाइन में झंडा फहरा के वो प्रोग्राम ही क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। पर कम से कम 15 सेंटेंस तो होने चाहिए। ये इसलिए किसी भी इस कंटेंट को आपको जाना जरूरी है। जो गाइड वगैरह होगी उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ दे रखे, वो हिंदी में कैसे है वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते। जैसे कहे कि ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग दे दिया उन्होंने, आपको पता ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपको हिंदी में नहीं पता है, तो आप इंग्लिश में कभी भी नहीं लिख सकते। जिससे ए हाउस ऑन फायर, कोई भी पैराग्राफ राइटिंग आपको दे तो सबसे पहली बात है कि अपनी जितनी हैसियत है उस हैसियत के अंदर रह के सोचो। बड़े बड़े वाक्य आपसे बनेंगे नहीं, छोटे छोटे वाक्य आप बनाओ। जितने छोटे वाक्य होंगे, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट वाले, उतना बनाने में क्या हो रहेंगे, आसानी नीचे। यदि आपकी गाइड में बड़े वाक्य भी दे रखे हो तो बड़े वाक्यों को क्या करो, टुकड़े करके बनाओ आप। इससे क्या रहेगा, इजी रहेगा। यहां पर देखिए मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, 14 वाक्य। पहले जैसे कि एक रात में घर में सो रहा था, वही मैंने तरीका आपको पहले बता दिया था कि आइदर इट विल वर्बिल और नॉन वर्बिल। इसमें काम हो रहा है, इसका मतलब टेंस से बनेगा। ये पहचान क्या है, रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यू क्या बनेगा, 1 डे, सॉरी 1 नाइट। क्या सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए क्या लगेगा, आई के साथ आई वाज स्लीपिंग इन द हाउस। मैं घर में सो रहा था, मैं गहरी नींद में था। इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। गहरी नींद में था तो क्या बनेगा, खाते थी या रात बाद लगेगा, आई वाज इन साउंड स्लीप। मैं गहरी नींद में था, अचानक मैंने एक आवाज सुनी। ये वर्बिल है, नॉन वर्बिल है? इसमें काम हो रहा है आवाज सुनना, और आवाज सुनी इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस। अचानक को सडनली आई हियर्ड ए वॉइस। आई हियर्ड ए वॉइस, या साउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने देखा कि एक मकान में आग लगी हुई थी। मैंने देखा कि, 2 वाक्य देखो, एक में 2 वाक्य, तो इसे टुकड़े करो। मैंने देखा एक मकान में आग लगी हुई थी। मैंने देखा, इस पे काम हो रहा है, इस पे क्या होगा,
आई सॉ की क्लियर दैट। एक मकान में आग लगी हुई थी, इसमें कोई काम हो रहा है? आग लग रही थी, आग लगी हुई थी, तो नॉन वर्बिल है। मैं आ रहा है तो किससे बनेगा? दैट देयर वाज फायर इन ए हाउस। या इसे कैसे बना सकते हो? दैट ए हाउस वाज ऑन फायर। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो इसको। मकान से बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी, वर्बिल है नॉन वर्बिल है? काम हो रहा है इस पे, तो टेंस कौन सा है? रही थी, पास्ट कंटिन्यू। मकान से बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी, निकल क्या रही थी? सब्जेक्ट क्या है? लपटें। तो हाई फ्लेम्स वर कमिंग आउट फ्रॉम हाउस। आग से लपटें निकल रही थी, वहां लोग इकट्ठे हो गए। वर्ब है ये भी, वर्ब इकट्ठे हो गए, पास्ट सिंपल। तो क्या होगा? पीपल गैदर्ड देयर। लोग वहां इकट्ठे हो गए, वे आग में पानी और रेत फेंक रहे थे। काम हो रहा है इसमें, तो टेंस कौन सा है? फेंक रहे थे, हाथ से रहे थे, तो क्या होगा? दे वर। काम क्या होगा? फेंकना, फेंकने को थ्रो। दे वर थ्रोइंग वाटर एंड सैंड इन द फायर। ठीक है, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। आई कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, क्योंकि इसमें भी वर्ब है, पास्ट सिंपल टेंस है। आई कॉल्ड द फायर ब्रिगेड। मकान में रहने वाली महिला बुरी तरह से रो रही थी। इस पे देखो काम हो रहा है, रोने का काम हो रहा है। अब हो रहा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू। तो मकान में रहने वाली महिला, तो इस पे सब्जेक्ट क्या है? मकान में रहने वाली महिला, द लेडी ऑफ द हाउस। ऑफ द हाउस सब्जेक्ट हो गया। वाज या वर्ब में क्या लगेगा? वाज वीपिंग, बुरी तरह से बिटरली, बुरी तरह से रो रही थी। उसका छोटा बच्चा मकान में रह गया था। इसमें काम हो रहा है, मकान में रह गया था, तो काम हो रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस खाते किया रहा है। तो हर स्मॉल बेबी लेफ्ट इन द हाउस। सेकंड फॉर्म में लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट इन द हाउस। उसे बचाना मुश्किल था। इसमें कोई काम हो रहा है? इसमें कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो उसे बचाना मुश्किल था। कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट है नहीं कुछ, तो इसको बनाएंगे इट से। इट वाज डिफिकल्ट टू सेव हिम। उसे बचाना मुश्किल था। मैंने साहस बटोरा, उसे बाहर ले आया। मैंने साहस बटोरा, इसमें कौन सा टेंस? देखो इसमें दो वाक्य हैं और से जुड़े हुए। मैंने साहस बटोरा, आई पिक्ड अप माई करेज। आई पिक्ड अप माई करेज एंड लाना, गाने को कहते ब्रॉट हिम आउट। उसे क्या किया? मैंने बाहर ले आया। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में आग पे नियंत्रण किया। इसमें वर्ब है, नियंत्रण किया। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द फायर ब्रिगेड
द फायर ब्रिगेड कंट्रोल्ड, काम क्या है, नियंत्रण करना, कंट्रोल्ड फायर इन 1 hour। भगवान का शुक्र, कोई जनहानि नहीं हुई, भगवान का शुक्रिया, थैंक्स गॉड, देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ, जीवन की कोई हानि नहीं हुई। देखिए, आप यदि प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। अब मैं एक छोटा सा मैं और देता हूं, उसे भी आप पहले करेंगे। अब पहले इसमें जो प्रॉब्लम हुई वो दूसरे में नहीं। देखो, स्टेप बाय स्टेप आपने राम धर्म से यदि मुझे पता है कि आपने कभी कंपोजिशन पैराग्राफ राइटिंग इस तरीके से नहीं लिखी है। आपने अभी तक क्या करते रहे थे, रट ही रहे थे। आप ऐसे सिर्फ 8-10 पैराग्राफ राइटिंग में आप लिख देंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा। उसके बाद अभी देखिए, पहला पैराग्राफ था और 10वें पैराग्राफ तक आते आते स्थितियां बदल जाएगी, पर आप उस प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्लियर?